ध्रुव, विक्की और अनन्या तीनों विक्की के मोबाइल में उस वीडियो को देखने के लिए बहुत बेचैन थे। आखिर सब जानना चाहते थे कि अनन्या जो कह रही है वो अगर सच है तो मोबाइल में तो वीडियो जरूर कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा। ध्रुव ने जैसे ही मोबाइल गैलरी में जाकर वीडियो प्ले किया, हैरानी से विक्की का मुंह देखने लगा, क्योंकि इस वीडियो में केवल इतना ही दिख रहा था कि ध्रुव ने पीले गेंदे के फूल तोड़े और वो दबे पांव अनन्या की तरफ बढ़ रहा था। उसके बाद से कुछ नहीं था, सब कुछ झिलमिला रहा था। विक्की ने जल्दी से अपना मोबाइल अपने हाथ में लिया और हैरानी से बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद रिकॉर्डिंग की है यार। जब अनन्या चीखी थी उसके बाद मैं फोन बंद करके अनन्या की तरफ आया। कम से कम इतनी देर की रिकॉर्डिंग तो बिल्कुल होनी चाहिए थी। ध्रुव अफसोस के साथ बोला, कोई बात नहीं, तो फिक्र मत कर, हो जाता है कभी कभी, हो सकता है कोई टेक्निकल इशू, अब क्या कर सकते हैं। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि अब हम कैसे देख पाएंगे कि अनन्या ने जो देखा वो क्या था। विक्की को भी बहुत अफसोस हो रहा था, लेकिन अनन्या शक भरी नजरों से उन दोनों को देखते हुए बोली, ध्रुव तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे थे? ध्रुव ने विक्की की तरफ देखा और फिर हड़बड़ाते हुए अनन्या को देखकर बोला, अरे वो तो मैं बस तुम्हें डराने के लिए आ रहा था, इसीलिए विक्की ने वीडियो रिकॉर्डिंग की थी कि जब तुम डरोगी तो हम उसे रिकॉर्ड कर लेंगे और बाद में तुम्हें दिखाकर चिढ़ाएंगे। विक्की ने चिढ़ते हुए अपना मोबाइल वहीं अनन्या के बेड पर पटक दिया और बाहर चला गया। ध्रुव समझ रहा था कि विक्की बहुत चिढ़ गया है, इसलिए वो विक्की के पीछे उसे समझाने के लिए चल पड़ा। अनन्या ने देखा कि विक्की का मोबाइल वहीं पड़ा हुआ है, जाने उसके मन में एक बार फिर उस वीडियो को देखने की इच्छा हुई और उसने धीरे से उस मोबाइल को उठाया और दोबारा से उस वीडियो को प्ले किया। वीडियो में दिखा रहा था ध्रुव दबे पांव अनन्या के पीछे आ रहा था। अनन्या थोड़ी सी आगे पानी में मस्ती कर रही थी और फिर अनन्या जोर से चीखी और उसके बाद की एक चीज उसमें रिकॉर्ड हुई थी जो अभी थोड़ी देर पहले इस वीडियो में नहीं था। अनन्या ने देखा पानी में बवंडर सा बना और आसपास का पूरा पानी काला पड़ गया और फिर घूंघट ओढ़े एक साया जो हाथ के इशारे से अनन्या को अपनी तरफ बुला रहा था। अनन्या की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब तो इसमें रिकॉर्ड है। तो फिर ध्रुव और विक्की जब देख रहे थे तब वीडियो ब्लैंक कैसे था? कुछ सेकंड के लिए अनन्या का दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका था। उसके बाद वो मोबाइल लेकर कमरे से बाहर भागी। बाहर उसने देखा कि ध्रुव और विक्की बात कर रहे थे। अनन्या हाफती हुई वहां आई और उन दोनों के सामने खड़ी होकर जल्दी से वो मोबाइल उन दोनों की तरफ घुमाते हुए बोली, देखो इसमें वो सब रिकॉर्ड है जो मैंने वहां देखा था। तुम लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना? अब देखो तुम लोग। ध्रुव ने हैरानी से अनन्या की तरफ देखा और बोला, ऐसा कैसे हो सकता है अनन्या? अभी तो हमने वो वीडियो देखा ना, उसमें कहीं कुछ नहीं है। लेकिन अनन्या के जोर देने पर ध्रुव ने वीडियो को दोबारा देखा। ध्रुव ने उस वीडियो को फिर से प्ले किया और इस बार भी वो वीडियो वहीं जाकर खत्म हो गया जैसे पहली बार हुआ था। ये देखकर अनन्या की हैरानी और डर की कोई सीमा ही नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। अनन्या ने कांपते हाथों से वो मोबाइल अपने हाथों में लिया और अपने मन में बड़बड़ाई, ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैंने देखा था तब तो वो सब रिकॉर्ड था। कौन कर रहा है ये सब, क्यों कर रहा है ये सब मेरे साथ? इतना सोचती हुई अनन्या अपने चारों तरफ देखने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके चारों तरफ कोई है जो सिर्फ उसे ही देख रहा है। उसे अपने इर्द गिर्द किसी के होने का एहसास हो रहा था। ध्रुव ने देखा अनन्या बहुत बेचैन लग रही है तो उसने बहुत ही प्यार से अनन्या से पूछा, क्या हुआ, तुम परेशान क्यों लग रही हो? कहीं तुम उस मोबाइल और वीडियो की वजह से तो परेशान नहीं हो? देखो ये परेशान होने की बात नहीं है, गैजेट ही तो हो सकता है बिगड़ गया हो। लेकिन अनन्या कुछ नहीं बोली। वो जानती थी उसकी किसी भी बात का ध्रुव पर कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि ध्रुव उसकी ये बात नहीं मानेगा, इसलिए वो चुपचाप खड़ी रही। लेकिन अनन्या अकेली नहीं थी इस बार जो इस बात से परेशान थी। विक्की भी परेशान था कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर वो वीडियो ऐसे कैसे ब्लैंक हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ रात हो गई थी और सुमेर और पुजारी जी भी पाली पहुंच चुके थे। लेकिन पुजारी जी बड़ी हवेली न जाकर मंदिर जाना चाहते थे, इसीलिए सुमेर उन्हें मंदिर छोड़ने चला। मंदिर पहुंचकर पुजारी जी ने सुमेर से कहा, सुमेर बाबू अब आप जाइए, बहुत देर हो चुकी है, बड़े ठाकुर भी आपके लिए परेशान हो रहे होंगे। लेकिन सुमेर ने इनकार करते हुए कहा, नहीं पुजारी जी चलिए, भीतर चलिए, मुझे भी भगवान के दर्शन करने हैं। इन सब परेशानियों में बहुत दिनों से मैं दर्शन भी नहीं कर पाया हूँ। सुमेर की ये बात पुजारी जी को बहुत अच्छी लगी और उन्होंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम लोगों को ईश्वर के आशीर्वाद की सबसे ज्यादा जरूरत है इस वक्त, आइए। उसके बाद पुजारी जी और सुमेर मंदिर चले गए। सुमेर और पुजारी जी ने पहले मंदिर में दर्शन किए। उसके बाद पुजारी जी सुमेर को लेकर मंदिर के पीछे बने अपने कमरे की तरफ मुड़ गए और जाते जाते अपने सहायक को कहते गए कि उनके और सुमेर के लिए पानी भिजवा दे। मंदिर के उस भव्य प्रांगण से होते हुए पुजारी जी के कमरे की तरफ चलते हुए पुजारी जी ने सुमेर से कहा, सुमेर बाबू तारा ने जैसा कहा है हमें वैसा ही करना है। अब आपको सबसे पहले उस कुएं के लिए एक मजबूत ढक्कन बनवाने की व्यवस्था करनी चाहिए। सुमेर ने कुछ सोचते हुए कहा, वह सब तो ठीक है पुजारी जी, लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे, क्योंकि इसके लिए हमें एक जानकार की जरूरत है और तारा ने तो साफ मना कर दिया यहाँ आने से। पुजारी जी के बढ़ते कदम रुक गए और उन्होंने सुमेर की तरफ देखते हुए कहा, तारा का आना या ना आना ये तो भविष्य की बात है, लेकिन हमारे हाथ में जो है वो तो हम कर सकते हैं। आप ढक्कन को बनवाने के लिए आदेश दे दीजिए और मैं आज ये कीलन विधि संपन्न करता हूँ, विश्वास रखिए अच्छा होगा। दोनों पुजारी जी के कमरे में पहुंच गए थे। पुजारी जी ने अपने कमरे का ताला खोला और कमरे में प्रवेश किया। बिजली के गुल होने से कमरे में पूरा अंधेरा फैला हुआ था। पुजारी जी ने जल्दी से लालटेन जलाई। सुमेर ने हैरानी से पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी आपके कमरे में काफी कम सामान है, इतनी चीजों से आपका काम चल जाता है? पुजारी जी ने हंसते हुए कहा, जरूरतों का क्या है सुमेर बाबू, वो तो कभी खत्म नहीं होती। ये तो हम पर निर्भर करता है कि हम कितनी चीजों के साथ जीवन यापन कर सकते हैं और मेरे लिए इतनी चीजें ही पर्याप्त हैं। सुमेर पुजारी जी के सादा जीवन और उच्च विचार से बहुत प्रभावित नजर आ रहा था, इसलिए उसने पुजारी जी से कहा, आपकी बात तो बिल्कुल सही है पुजारी जी, लेकिन अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता हुआ करे तो बेझिझक कहा करें, मैं तत्काल प्रबंध करवा दूंगा। पुजारी जी सुमेर की बात पर मुस्कुराकर बोले, जरूर, लेकिन इस वक्त मैं कुछ जरूरी सामान ले लूं जो रात में काम आएगा। सुमेर बोला, उसके लिए तो तारा ने आपको सामान दिया है ना? पुजारी जी सुमेर के पास आकर बोले, ये देखिए, ये गंगा जल और ये है खास धूप। धूप को जलाने से वातावरण में जो सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है उससे कोई भी नकारात्मक शक्ति कमजोर पड़ जाती है और गंगा जल की महिमा से तो आप भी परिचित होंगे।
ऐसा कौन है जो गंगा जल की महिमा नहीं जानता? सुमेर ने कहा, ठीक है तो चलिए, मैं मनवा और महादेव को आपके साथ भेज देता हूँ ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। रात का समय है, कुछ ऊपर नीचे हो गया तो आप अकेले क्या करेंगे? लेकिन पुजारी जी ने साफ इनकार करते हुए कहा, नहीं सुमेर बाबू, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। आपने सुना नहीं तारा ने क्या कहा? मैं जो विधि करने वाला हूँ उसे कोई ना देखे और कोई ना रहे वहाँ, इसलिए आप चिंता न करिए। आप आराम से बड़ी हवेली जाइए, मैं अपना कार्य संपन्न कर लूंगा। वैसे भी रात हो गई है, थोड़ी देर में गाँव में बिल्कुल सन्नाटा छा जाएगा, कोई अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा और वो बिल्कुल सही समय रहेगा मेरे कार्य करने का। एक तरफ जहां रात के इस समय में पुजारी जी और सुमेर को इस बात की चिंता थी कि कैसे आज की प्रक्रिया अच्छे से संपन्न हो जाए ताकि गांव में किसी को भनक ना लगे, वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में बैठा इंस्पेक्टर विवेक कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो बिंदिया के मर्डर केस में क्या करे, क्योंकि वो जितना आगे बढ़ने की कोशिश करता था उतना ही पीछे चला जाता था। उसकी एकमात्र उम्मीद थी वो पेन ड्राइव, जिसमें भी उसे कुछ खास नहीं मिला सिवाय उन फिल्मों के। यही सब सोचते हुए जब काफी देर तक इंस्पेक्टर विवेक अपने केबिन में बैठा रहा तो केबिन के बाहर मक्का, जो काफी देर से घर जाने की फिराक में था और बार बार घड़ी देख रहा था कि कब साहब जाएं और वो भी निकले, क्योंकि घर पर उसकी नई नवेली घरवाली उसका इंतजार कर रही थी। मक्का ने अपने साथी हवलदार मूर्ति से कहा, मूर्ति जाकर देख साहब अब तक क्यों नहीं जा रहे, आज क्या केबिन में उनका मन लग गया है क्या? मूर्ति मक्का की सारी चालाकी बखूबी समझता था, इसलिए वो तिरछी नजरों से मक्का को देखकर शरारती अंदाज में बोला, क्यों भाई, मैं जाकर क्यों देखूं? तुझे घर जाने की जल्दी है तो तू जाकर देख, साहब क्यों नहीं निकले? हमारी कौन सी लुगाई घर पर इंतजार कर रही है कि हमें जल्दी होगी? हमें यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। आखिर में मक्का खुद बड़ी हिम्मत करके इंस्पेक्टर विवेक के केबिन के पास पहुंचा और इजाजत लेकर उसके केबिन के भीतर चला आया। उसने देखा विवेक चुपचाप बैठा हुआ किसी फाइल को बहुत गौर से देख रहा था। मक्का ने इंस्पेक्टर विवेक से पूछा, क्या बात है साहब, आप अब तक गए नहीं? क्या आपने घड़ी की तरफ देखा है? और आप इतनी गौर से क्या देख रहे हैं? क्या आपको मेरी कोई मदद चाहिए? लेकिन विवेक उसी तरह फाइल में नजरें झुकाए हुए बोला, जब तक मैं घर नहीं जाता तब तक तुम भी नहीं जा सकते मक्का, इसलिए ये चापलूसी रहने दो। विवेक की बात सुनकर मक्का हड़बड़ाकर अपने मन में बोला, ये साहब के पास मन पड़ने की कोई शक्ति है क्या? मैं जब भी जो सोचता हूँ उन्हें तुरंत कैसे पता चल जाता है? लेकिन इससे पहले मक्का विवेक से कुछ कह पाता, विवेक ने दोबारा कहा, मैं तुम्हारी सारी चापलूसी से वाकिफ हूँ मक्का, मेरे पास कोई मन पड़ने की शक्ति नहीं है। मक्का हड़बड़ाकर चुप हो गया, क्योंकि उसे लग रहा था वो जो सोचेगा विवेक समझ जाता है, इसलिए उसने बड़े ही सामान्य तरीके से पूछा, आप कुछ परेशान लग रहे हैं साहब, क्या बात है? विवेक ने आखिर में वो फाइल बंद की और बोला, मैं बिंदिया के केस की फाइल और तस्वीरें देख रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है जिस पर शक किया जाए। कौन हो सकता है? और आखिर एक सामान्य घरेलू महिला की जान लेकर किसी को क्या फायदा मिलेगा, वो भी इस निर्ममता से? उसके नाखून निकालकर, बाल काटकर। मक्का ने कुछ सोचते हुए कहा, साहब कहीं वो गांव वाले सब जो कह रहे हैं वो सच ना हो, कहीं भूत प्रेत का मामला तो नहीं है? क्योंकि मैंने भी सुना है पाली गांव में सालों पहले भूत प्रेत का साया हुआ करता था, मतलब बंजारन वाली बात कहीं सच तो नहीं है? और साहब मैंने तो सुना है पाली गांव में सालों पहले एक बंजारन की जल समाधि बना दी गई थी, ये वही होगी जो बदला लेने आई होगी। मक्का की बात पर विवेक उसे डांटता हुआ बोला, अगर तुमने दोबारा इस तरह की बातें की तो मैं तुम्हारी जल समाधि बना दूंगा, समझे? ये सब बकवास है और कुछ नहीं। विवेक के इस तरह डांटने पर मक्का चुप हो गया। थोड़ी देर के बाद विवेक ने कहा, मुझे लगता है हमें वापस पाली जाकर उस कुएं के आसपास छानबीन करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है वहाँ कोई और ऐसे सबूत या कोई सुराग हो जो हमारी नजरों से बच गया हो। इंस्पेक्टर विवेक की बात सुनकर मक्का ने जल्दी जल्दी कहा, हाँ साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो ये तय रहा कि हम कल सबसे पहले यही काम करेंगे और अभी चलिए घर चलकर सो जाते हैं, कल सुबह सुबह पाली चलेंगे। मक्का अपनी ही तैयारी में लगा था कि किसी भी तरह जल्दी विवेक को घर भेजा जाए और वो भी घर जा सके, लेकिन विवेक ने उसे टोकते हुए कहा, कल सुबह नहीं, अभी, हम अभी पाली जाएंगे। इंस्पेक्टर विवेक की बात सुनकर मक्का हड़बड़ाकर बोला, अभी? लेकिन साहब वो कुआं भूतिया कुआं है, आपने सुना नहीं गांव के लोग उस तरफ जाना भी नहीं चाहते थे, अगर हम वहां गए और अगर हमें कुछ हो गया तो हमारी नई नवेली घरवाली का क्या होगा? इंस्पेक्टर विवेक मक्का को चुप कराते हुए बोला, अपनी बकवास बंद करो मक्का, तुम जानते हो ना उस पूरे गांव वालों की क्या मान्यता है उस कुएं से? हम दिन दहाड़े जाकर गांव वालों की संवेदना से नहीं खेल सकते, हम पुलिस हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम जन समुदाय से खुलेआम दुश्मनी मोल ले लें, इसलिए हम रात के वक्त जाएंगे, क्योंकि इस वक्त कोई गलती से भी उस कुएं की तरफ नहीं जाएगा, इसीलिए हम रात के अंधेरे में ही जाकर अपना काम करेंगे और सबूत ढूंढ लेंगे। मक्का समझ गया था कि अब साहब के साथ जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है, इसलिए वो मन ही मन बोला, हे बजरंगबली आज बचा लेना, एक काम करता हूँ हनुमान चालीसा भी रख लेता हूँ। मक्का भी अपने आप से बात कर ही रहा था कि विवेक उठकर खड़ा हुआ और बोला, चलो जीप निकालो। विवेक अपनी केबिन से बाहर निकल चुका था और मक्का हैरान परेशान सा उसके पीछे चला जा रहा था, क्योंकि अब उसे डर लग रहा था कि उसे इतनी रात को उस डरावने कुएं के पास जाना होगा। हैरान परेशान मक्का और विवेक दोनों जैसे ही केबिन से निकले, विवेक मूर्ति से कहता है, मूर्ति हम पाली जा रहे हैं और तुम भी हमारे साथ चल रहे हो। इंस्पेक्टर विवेक के इस ऑर्डर से मूर्ति हक्का बक्का सा उसका मुंह देखने लगा और मक्का को तो जैसे मजा ही आ गया। विवेक अपनी बात खत्म करके बाहर निकल गया और मक्का मूर्ति के पास गया और उसकी टांग खींचते हुए बोला, मैंने तो पहले ही कहा था जाकर पूछ साहब कब जाएंगे, साहब को भेज देता तो अब तक हम भी अपने घर में होते, लेकिन तुझे ही पड़ी थी ना यहाँ रहने की, तो अब चल हमारे साथ साथ, तू भी कुएं में डुबकी लगाने। एक तरफ जहाँ विवेक अपने दोनों हवलदार को लेकर पाली के लिए रवाना हो गया था, वहीं दूसरी तरफ पुजारी जी भी बड़े कुएं पर जाने के लिए निकलने वाले थे। पुजारी जी ने सुमेर से कहा, सुमेर बाबू आप हवेली जाइए, मैं अपना काम खत्म करके लौट आऊंगा। लेकिन सुमेर ने उनसे आग्रह किया कि वो सुमेर के साथ चले, सुमेर उन्हें आधे रास्ते में उतार देगा। पुजारी जी सुमेर को इनकार नहीं कर पाए और वे दोनों जैसे ही मंदिर से बाहर आए और सुमेर की जीप की तरफ बढ़ने लगे,
तभी भागता हुआ छलावा उनके पास आया। उसकी सांस फूल रही थी। छलावा को इस तरह बदहवास देखकर पुजारी जी और सुमेर दोनों एकदम से रुक गए। सुमेर ने छलावा से पूछा, छलावा तू यहाँ क्या कर रहा है, वो भी इस वक्त? क्या बात है? पुजारी जी बोले, तुम जानते हो ना गाँव का माहौल कैसा है, और ऐसे में तुम्हारा इस तरह अकेले बाहर घूमना ठीक नहीं है। छलावा हाथ जोड़ते हुए बोला, हाँ मालिक मैं समझता हूँ, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे पुजारी जी से मिलना था। मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं इस वक्त तकलीफ देने आ गया। छलावा जानता था कि पुजारी जी उससे कितना स्नेह रखते हैं, लेकिन जब से वो ध्रुव और उसके दोस्तों के साथ था तब से पुजारी जी उससे कुछ नाराज चल रहे थे। लेकिन फिर भी पुजारी जी को छलावा की फिक्र थी, इसलिए वो छलावा के पास आकर उसकी तरफ देखते हुए बोले, बोलो छलावा क्या हुआ, कोई परेशानी है? छलावा ने एक नजर सुमेर को देखा और फिर पुजारी जी से बोला, पुजारी जी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। पुजारी जी ने आसपास चारों तरफ देखा और बोले, देखो इतनी रात हो चुकी है और इस तरह हमारे यहाँ सुनसान में बाहर खड़े होकर बात करना ठीक नहीं है। वैसे तो मैं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी बात जरूरी है तो तुम आओ, चलो अंदर बैठो, मैं वापस आकर तुमसे बात करता हूँ। लेकिन छलावा ने अंदर जाने से इनकार करते हुए कहा, नहीं पुजारी जी मेरी बात सुन लीजिए बस। पुजारी जी ने जब छलावा को इतना जोर देते हुए देखा तो उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है बोलो क्या बात है। छलावा बार बार सुमेर की तरफ भी देख रहा था, क्योंकि वो जानता था कि वो यहाँ जिस कारण से आया है वो सुनकर सुमेर भी उससे बहुत नाराज हो सकता है। लेकिन अनन्या के साथ जो हो रहा था उस बारे में पुजारी जी से बात करना भी जरूरी था, इसलिए उसने हाथ जोड़कर कहा, पुजारी जी वो अनन्या, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती और वो कुछ अलग सा व्यवहार कर रही है। अनन्या का नाम सुनकर पुजारी जी की भवें तन गई और वो कुछ उखड़े अंदाज में बोले, कौन अनन्या, वो शहरी लड़की? छलावा ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। छलावा की सहमति मिलने के बाद पुजारी जी उसी तरह रूखे अंदाज में बोले, उन शहरियों ने तो दिमाग खराब करके रखा है। देखो छलावा तुम इस गाँव के हो, तुम मुझे प्रिय हो इसलिए मैंने तुम्हारी बात सुन ली, लेकिन उन शहरियों के बारे में आइंदा मेरे सामने कोई बात मत करना। इस गाँव पर जो विपदा आई है वो सब उन्हीं लोगों की वजह से आई है, और तो और उन्हें अपने किए पर अफसोस तक नहीं है। अगर उन लोगों के साथ कुछ गलत होता भी है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन छलावा विनती करता हुआ बोला, नहीं पुजारी जी उसके साथ जो हो रहा है हो सकता है कि उस वजह से हमारे गांव पर भी कोई संकट। सुमेर ने छलावा की बात को बीच में काटते हुए कहा, किसी की भी वजह से हमारे गांव पर कोई संकट नहीं आ सकता। मैं किसी भी बाहरी की वजह से अपने गांव पर कोई संकट नहीं आने दूंगा। तुम फिक्र मत करो छलावा, और तुम भी जाओ। और मैं तुमसे इतना ही कहूंगा कि तुम भी उन लोगों का साथ छोड़ दो, वरना वो लोग खुद तो मुसीबत में पड़ेंगे ही, तुम्हें भी मुसीबत में डाल देंगे। इसीलिए उन लोगों की चिंता छोड़ो और अगर कुछ करना है तो अपने गांव पर जो संकट आया है उसके बारे में सोचो और उसमें हमारी सहायता करो। अब जाओ। लेकिन पुजारी जी मेरी बात तो सुनिए। छलावा दोबारा बोलने की कोशिश करने ही लगा था कि पुजारी जी ने उसे रोकते हुए कहा, छलावा तुमने सुना नहीं सुमेर बाबू ने क्या कहा? छोड़ दो उन लोगों का साथ और उन लोगों के मामलों में मत पड़ो। अब जाओ, मुझे भी बहुत जरूरी कार्य करना है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। इतना कहकर पुजारी जी जीप में बैठने ही लगे कि छलावा जल्दी से बोला, पुजारी जी अनन्या ने नदी के पानी में उसे देखा, वो वही थी। छलावा की बात पर पुजारी जी के कदम थम गए और सुमेर जो जीप स्टार्ट करने ही वाला था वो भी रुक गया और हैरानी से छलावा की तरफ देखने लगा। पुजारी जी वापस छलावा की तरफ पलटे और बोले, क्या कहा तुमने, एक बार फिर बोलना। छलावा ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, आपने ठीक सुना पुजारी जी, मैंने कहा अनन्या ने नदी के पानी में उसे देखा है। आज हम लोग नदी के किनारे घूमने गए थे और वहाँ अनन्या ने नदी के पानी में उसकी परछाई देखी। छलावा की बात पर पुजारी जी की आंखें डर से बड़ी हो गई, उनके चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। उन्होंने घबराते हुए पूछा, लेकिन तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये वही थी? मैं आपको शुरू से सब बताता हूँ। इतना कहकर छलावा ने पुजारी जी को बताना शुरू किया। वो लोग नदी पर घूमने गए थे, वहाँ अनन्या पानी में मस्ती कर रही थी। फिर वो जोर से चीखी और जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि उसने कैसी औरत को देखा और वो उसे अपनी तरफ बुला रही थी और उसके चेहरे पर घूंघट था और हाथ में कड़े थे। छलावा की पूरी बात सुनकर पुजारी जी के होश उड़ गए थे। सुमेर को तो जैसे इन बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन अगर अनन्या ने ऐसा कुछ कहा है तो उसके बारे में सोचना जरूरी था। पुजारी जी अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोले, सत्यानाश, ये लोग सच में हमारे गांव का सर्वनाश करने आए हैं। सुमेर बाबू इन लोगों को या तो नजर बंद कर देना चाहिए या फिर इस गांव से बाहर निकालिए। सुमेर पुजारी जी को समझाते हुए बोला, शांत हो जाइए, इन्हें फिलहाल गांव से जाने से मना किया है पुलिस ने, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो इन्हें नजरबंद किया जा सकता है। सुमेर की बात सुन छलावा घबरा गया। वो हाथ जोड़ते हुए बोला, इसीलिए मेरा आपसे मिलना जरूरी था पुजारी जी, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। पुजारी जी छलावा की बात सुनकर भगवान को मन ही मन याद करते हुए बोले, तुमने ठीक कहा, मुझे ही कुछ करना होगा। देखो छलावा, तुमने मुझसे जो कहा है वो किसी और से ना कहना, वरना गांव में बहुत ज्यादा आतंक फैल जाएगा, जो ठीक नहीं है। मैं आज एक खास चीज करने जा रहा हूँ, उस कुएं के पास। अगर मैं सफल रहा तो मुझे यकीन है कि हम उस मुसीबत को काबू में करने में सफल हो जाएंगे। एक काम करो, तुम जीप में बैठो, रास्ते में गांव में उतर जाना, यहाँ से अकेले तुम्हारा गांव तक जाना ठीक नहीं। इधर गांव में जहाँ पूरा गांव नींद की आगोश में सोया पड़ा था, साथ ही विकी के घर पर भी आज सभी जल्दी सो गए थे। अनन्या को नींद नहीं आ रही थी, उसे बड़ी बेचैनी सी लग रही थी। वो अपने कमरे से बाहर निकली, हर तरफ अंधेरा था और जैसे ही अनन्या ने बाहर का दरवाजा खोलकर धीरे से कदम बाहर रखा, एकदम से अनन्या की चीख निकल गई और कुत्ते के भौंकने की आवाज आने लगी। अनन्या ने गौर से देखा तो दरवाजे के ठीक पास एक कुत्ता बैठा हुआ था और अनजाने में उसने उसकी पूंछ पर पैर रख दिया था। एक लंबी सांस लेते हुए अनन्या खुद से बोली, हे भगवान, अच्छा हुआ मैंने उसके पेट पर पैर नहीं रख दिया, नहीं तो ये मुझे काट ही लेता।
वो कुत्ता अभी भी भौंक रहा था और अनन्या को अपनी भूल का एहसास हुआ तो वो अपने कमरे से एक बिस्किट का पैकेट लेकर आई और जैसे ही उसने बिस्किट का पैकेट खोला तो कुत्ता ललचाई नजरों से उसके पास आ गया और अनन्या को सूंघते हुए अपनी दुम हिलाने लगा। अनन्या वही दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठकर एक एक करके उसे बिस्किट देने लगी। तभी पीछे से एक आवाज आई, चलो फाइनली गांव के इंसानों से तो नहीं लेकिन किसी जानवर से तुम्हारी दोस्ती तो हुई। अनन्या पीछे पलटी तो उसने देखा ये आवाज ध्रुव की थी। वो बोली, तुम कब आए? तुम सो गए थे? अनन्या के बगल में बैठते हुए ध्रुव बोला, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम सो गए थे, इंपॉर्टेंट ये है कि आप हमें सोते हुए देखने गई थी। ध्रुव की बात सुन अनन्या मुस्कुरा कर बोली, जनाब इंपॉर्टेंट ये है कि इस वक्त हमें एक नया दोस्त मिल गया है और इस गांव में ये मेरा पहला दोस्त है, तो आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। अनन्या की बात पर ध्रुव बोला, अच्छा ऐसा क्या? तो अब तो मैंने डिस्टर्ब कर ही दिया है, तो एक बात बताओ कि तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो? अनन्या ध्रुव की तरफ देखते हुए बोली, बस ऐसे ही, नींद नहीं आ रही थी, मैं बाहर आई तो ये मिल गया। ध्रुव हंसते हुए बोला, जरूर अब तक तुमने इसका कुछ ना कुछ नाम तो रख दिया होगा। तुम्हें याद है हॉस्टल में तुमने हॉस्टल के बाहर वाले हर कुत्ते का नाम रखा था, वो भी अपने सीनियरों के नाम पर, और हमें कितना मजा आता था ना उन कुत्तों को बुलाकर बिस्कुट खिलाने में। अपने पुराने दिन को याद करते हुए अनन्या मुस्कुराने लगी और बोली, वो तो बस हम जिन सीनियर से परेशान रहते थे उनके साथ ऐसा करते थे। वैसे एक काम करें क्या, इसका नाम सुंदरी रख दे। ध्रुव ने कुत्ते को गौर से देखते हुए कहा, लेकिन ये तो मेल, ओह यस ये फीमेल डॉग है, हाँ ये सही रहेगा सुंदरी। ओह सुंदरी जरा नाच के दिखा। कहते हुए ध्रुव और अनन्या दोनों हंसने लगे। तभी वो कुत्ता जो बिस्कुट खा रहा था अचानक दोनों को घूरने लगा। ध्रुव और अनन्या की हंसी एकदम से रुक गई और दोनों ने एक दूसरे को देखा और ध्रुव बोला, अरे इसे क्या हो गया? लगता है बंजारन नाम इसे पसंद नहीं आया। वो कुत्ता बिना कुछ बोले बाहर की तरफ जाने लगता है। ध्रुव और अनन्या भी उसके एकदम से ऐसा करने का कारण नहीं समझ पाए और उसके पीछे पीछे गांव की सड़क पर आ गए। लेकिन इससे पहले वो लोग कुछ आगे जा पाते पुलिस की जीप उनके सामने आकर रुक गई। जीप की हेडलाइट से निकल रही रोशनी की वजह से वहां पूरे इलाके में रोशनी हो गई और ध्रुव और अनन्या जहां थे वहीं खड़े रह गए और हैरानी से देखने लगे। इंस्पेक्टर विवेक जीप से उतरा और उसने ध्रुव और अनन्या को सिर से पैर तक देखा और एक बार अपने चारों तरफ देखा और फिर बोला, कहाँ? ये सवारी इतनी रात में कहाँ जा रही है, या यूं कहूँ कहाँ से आ रही है, और ये बिस्कुट हाथ में क्यों है आपके? इंस्पेक्टर को देखकर ध्रुव हैरानी से बोला, कहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम तो बस ऐसे डिनर के बाद टहल रहे थे। विवेक ने अनन्या के हाथ से बिस्कुट लेते हुए कहा, कहीं गाँव से भागने की तैयारी तो नहीं चल रही है ना? ध्रुव ने वापस से बिस्कुट का पैकेट इंस्पेक्टर से लेते हुए कहा, अगर भागेंगे तो सामान भी लेकर जाएंगे, ये बिस्कुट का पैकेट लेकर थोड़ी भागेंगे, लेकिन आप इतनी रात को, सब ठीक तो है? इंस्पेक्टर विवेक मुस्कुराता हुआ बोला, भाई हम पुलिस वालों की भी क्या किस्मत है, हमें देखते ही लोग सोचने लगते हैं सब ठीक है कि नहीं। अभी तक तो सब ठीक था, अब आगे का पता नहीं। अनन्या ने विवेक को घूरते हुए पूछा, क्या कहना चाहते हैं आप? लेकिन विवेक मुस्कुरा कर बोला, कुछ नहीं मैडम जी, घर जाइए, ये आपका शहर नहीं जहाँ रात भर लोग निशाचरों की तरह घूमे, ये गाँव है, यहाँ रात मतलब रात और दिन मतलब दिन होता है। एक तरफ जहां ध्रुव और अनन्या इंस्पेक्टर विवेक से बातें करने में लगे हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ गांव के सुनसान रास्ते पर चलते हुए पुजारी जी बड़े कुएं की तरफ बढ़ रहे थे। चारों तरफ फैले अंधेरे में वो अपने छोटे से टॉर्च की मदद से आगे बढ़ते जा रहे थे। मन में भगवान का नाम जपते हुए पुजारी जी के भीतर बस एक ही डर था कि आज इस प्रक्रिया में कोई विघ्न ना आए। पुजारी जी के कदमों के अलावा और कहीं कोई आवाज नहीं आ रही। चारों ओर मरघट जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। यहाँ तक कि गाँव के कुत्ते तक खामोश थे, जैसे उन्हें भी डर हो कि उनकी आवाज करते ही कोई आफत आ जाएगी। चलते चलते कुएं के मैदानी भाग में पुजारी जी प्रवेश कर चुके थे। यहाँ चारों तरफ पेड़ों के सूखे पत्ते फैले हुए थे, जिन पर पुजारी जी के कदम जैसे ही पड़ते वैसे ही पत्तों के कुचलने से चढ़ की आवाज आती। इतनी देर से हिम्मत कर कदम बढ़ाने वाले पुजारी जी के हौसले अब डगमगाने लगे थे। उनके कदम डर से लड़खड़ा रहे थे, लेकिन फिर भी वो कदम बढ़ाते जा रहे थे। माथे पर आते पसीने की बूंदों को हाथ से पोंछते हुए पुजारी जी कुएं के पास पहुंच चुके थे। कुएं से कुछ मीटर दूरी पर पुजारी जी खड़े हो गए और आशंकित नजरों से चारों तरफ देखने लगे, जैसे कि वो ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हो कि कहीं कोई है तो नहीं। लेकिन फिर अपने ही मन में बोले, हे ईश्वर मेरी रक्षा करना, बस अब मुझे जल्दी से अपना काम करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। पुजारी जी ने अपने झोले से कील की वो पोटली निकाली और उसे कसकर अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया और उसके बाद कुएं के कुछ और समीप बढ़ने के लिए आगे बढ़े। कुएं के नजदीक पुलिस ने चारों तरफ रस्सियां लगा रखी थी। उन रस्सियों को पार करने में पुजारी जी के हाथ कांप रहे थे, लेकिन ये करना भी तो जरूरी था। इस वजह से जैसे तैसे करके पुजारी जी जैसे ही रस्सियों के पास आए, पुजारी जी ने अपनी आंखें बंद की और मन में बोले, हे भगवान, मैं जो करने आया हूँ उसमें मेरा साथ देना। मैं ये निस्वार्थ भाव से गांव की भलाई के लिए कर रहा हूँ, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। इतना कहकर पुजारी जी ने पोटली को खोलकर उसमें से एक कील अपने हाथ में ले ली और आगे बढ़कर जैसे ही कुएं के चबूतरे को उन्होंने छुआ, एकदम से कुएं के अंदर से आवाजें आने लगी। पुजारी जी को कुछ समझ नहीं आया, वो घबराकर पीछे की तरफ जमीन में गिर गए। पुजारी जी ने जैसे ही अभिमंत्रित कीलों को कुएं की दीवार से लगाया, कुएं से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी, जिसे सुनकर पुजारी जी के होश उड़ गए और वो घबराकर पीछे खिसके और लड़खड़ाते हुए गिर गए और अपने चारों ओर देखने लगे। कुएं से आती आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। पुजारी जी ने इसके बारे में सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। तभी एकदम से कुएं के अंदर से कुछ काली चमगादड़ निकले, जिनकी आंखें अलग ही तरीके से चमक रही थी। उसे देख पुजारी जी की आंखें खुली की खुली रह गई। वो घबराकर मन ही मन भगवान को याद करने लगे। जब सारे चमगादड़ निकल गए तब रात का माहौल फिर से शांत हो गया। उन्होंने अपना थैला उठाया जो वहीं जमीन पर गिर गया था और जैसे तैसे उठकर खड़े हुए। उन्होंने देखा कील वाली पोटली से कील गिरकर वहीं कुएं के पास बिखर गई थी।
जिसे लेना जरूरी था। इसलिए पुजारी जी धीरे धीरे बढ़ते हुए सारी कीलें उठाने लगे और उस पोटली में रखने लगे। तभी कुएं से ऐसी आवाज आई जैसे पानी में कोई हलचल होने पर आती है। अब पुजारी जी का एक मन कह रहा था कि झांक कर देखा जाए आखिर ये कैसी हलचल है, लेकिन दूसरी तरफ अंदर ही अंदर उन्हें बहुत घबराहट सी हो रही थी। कहीं अगर ये बंजारन की काया हुई तो, और उसने पुजारी जी को कुएं के अंदर खींच लिया तो वो क्या करेंगे। तभी फिर से पानी में कुछ गिरने की आवाज आई। पुजारी जी घबरा कर खुद से बोले, कौन है, कौन कर रहा है ये सब? मैं जानता हूँ तू ये सब मुझे रोकने के लिए कर रही है, लेकिन याद रख तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इतना कहकर पुजारी जी ने अपने झोले से गंगा जल की शीशी निकाली और चारों तरफ छिड़कते हुए बोले, अब दिखा अपनी ताकत, आ ना। पुजारी जी के ये शब्द जैसे किसी चुनौती का काम कर गए। अचानक उस कुएं के अंदर से इस बार चमगादड़ों का बहुत बड़ा झुंड निकला और कुएं के ऊपर मंडराने लगा। उनकी आंखें पुजारी जी की तरफ ही थी। ये सब देख अब पुजारी जी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उनकी हिम्मत जवाब दे गई और वो वहां से जैसे तैसे उल्टे पैर भागे और जाते जाते अपने मन में बोले, अभी मेरा यहाँ से निकलना ही ठीक है, क्योंकि अगर सही सलामत रहा तो फिर से कोई ना कोई उपाय मिल ही जाएगा। किसी तरह पुजारी जी वहां से भाग तो निकले, लेकिन सड़क तक आते आते बुरी तरीके से हाँफने लगे थे और अब उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो एक कदम भी जा पाते। पुजारी जी लड़खड़ा कर गिरने ही लगे थे कि दो मजबूत हाथों ने उन्हें पकड़ लिया। एक पल को तो पुजारी जी के पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई, लेकिन तभी उन्हें किसी मर्द की आवाज सुनाई दी, पुजारी जी आप ठीक तो हैं? पुजारी जी को ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी। उन्होंने किसी तरह गर्दन उठाकर देखा तो सामने मनवा और महादेव खड़े थे और मनवा ने उन्हें पकड़ रखा था। उन दोनों को देखकर पुजारी जी की जान में जान आई और वो हाँफते हुए बोले, मनवा तू यहाँ? मनवा ने पुजारी जी को सहारा देकर खड़ा किया और बोला, जी छोटे मालिक को आपकी बड़ी फिक्र हो रही थी, इसलिए उन्होंने हम दोनों को भेजा कि हम देख कर आए आप सुरक्षित हैं कि नहीं। लेकिन आप ये तो बताइए आपकी ये हालत कैसे हुई, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? पुजारी जी बोले, अरे क्या ठीक हो, तुम्हें दिख नहीं रहा वो कुएं के ऊपर वो झुंड, वो सब उसकी चाल है। मनवा और महादेव दोनों गौर से देखने लगे, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं दिखाई दिया। मनवा बोला, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है। पुजारी जी ने जब पलट कर देखा तो वाकई में वहाँ कुछ भी नहीं था। सब कुछ इतना शांत लग रहा था जैसे कुछ देर पहले कुछ हुआ ही ना हो। पुजारी जी बौखलाहट में बोले, ये सब छोड़ो, मैं सब बताऊंगा, लेकिन पहले चलो यहाँ से, मुझे यहाँ से ले चलो। ये सब उसकी माया है, सब उसकी माया है, हम आपको मंदिर छोड़ाएं? महादेव ने पुजारी जी को एक तरफ से पकड़ते हुए कहा, लेकिन पुजारी जी ने इनकार करते हुए कहा, नहीं मंदिर नहीं, मुझे हवेली ले चलो, मुझे छोटे मालिक से बात करनी है। पुजारी जी के ये कहने पर कि वो हवेली जाना चाहते हैं, मनवा और महादेव ने उन्हें संभाला और उन्हें अपने साथ लेकर हवेली की तरफ चल पड़े। इधर विक्की के घर पर ध्रुव और अनन्या पुलिस के बाहर निकलने से मना करने के बाद वापस घर आ चुके थे। ध्रुव और अनन्या दोनों अपने अपने कमरों में सोने के लिए जा रहे थे। विक्की और ध्रुव एक ही रूम में रहते थे, तो अनन्या ध्रुव को गुड नाइट कहने उसके कमरे तक आई और दोनों में फिर से हंसी मजाक होने लगा। विक्की जो गहरी नींद में सोया पड़ा था वो नींद में ही कुछ बोलने लगा, ठीक है मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। ध्रुव और अनन्या ने सुना तो पहले तो दोनों को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर विक्की किससे बात कर रहा है। दोनों उसके पास आए और ध्रुव बोला, विक्की क्या हुआ, तूने कुछ बोला? विक्की भी नींद में ही बोला, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, सुन लो तुम सब, मैंने कुछ नहीं किया है। अनन्या धीरे से बोली, ओह लगता है ये कोई सपना देख रहा है और सपने में ही किसी से बातें कर रहा है, इससे अभी जो पूछोगे वो सब बताएगा। ध्रुव बोला, हाँ लेकिन ये तो वही बताएगा ना जो सपने में देख रहा है। अनन्या खींचते हुए बोली, यार तुम बातें ज्यादा करते हो और काम कम, चलो हटो यहाँ से, उठो ना, मैं पूछती हूँ, देखना कैसे पटर पटर बोलेगा। कहते हुए अनन्या विक्की के बगल में बैठ गई और उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर बोली, विक्की कौन तुम्हें कहाँ जाने के लिए बोल रहा है? कुछ देर तक तो कोई जवाब नहीं आया। अनन्या ने फिर से अपनी बात दोहराई, तब विक्की ने नींद में कहा, ये साले गांव वाले बेंचो में निकालना चाहते हैं। विक्की के मुंह से बेंचो गाली सुन अनन्या की हंसी छूट गई और ध्रुव भी उसके साथ हंसने लगा। अनन्या ने फिर से पूछा, ये गांव वाले तुम्हें क्यों निकाल रहे हैं? विक्की नींद में बोला, साले कहते हैं हमने कोई तो भी इनका बम्बू लगा दिया है, बोलते हैं निकल जाओ, नहीं तो यार नहीं तो क्या करेंगे, ये बस ये नहीं बताया। ध्रुव को अब बड़ा मजा आ रहा था, वो एकदम से विक्की के पास आया और बोला, भाई तेरे सपने में चल क्या रहा है, जरा बताएगा? विक्की नींद में ही बोला, पूरे गांव वाले वहीं चौपाल पर इकट्ठा हो गए हैं, साला समझ नहीं आता, कुछ भी हो ये चौपाल पर क्यों आ जाते हैं, सर इधर उधर आगे पीछे जिधर देखो यही लोग खड़े हैं। मैं ध्रुव और अनन्या तीनों को बीच में खड़ा कर रखा है, ये सब चाहते हैं कि हम इस गांव से निकल जाएं, लेकिन साला इस गांव में मेरा घर है, ऐसे कैसे निकल जाऊं? हलवा है क्या, बंजारन की जल समाधि क्या बना ली और उसको वशीकरण करके काबू में क्या कर लिया। इनको लगता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। अभी जानते नहीं है मेरा नाम विक्की उर्फ विवेक सिंह है, मैं अगर अपनी वाली पर आ गया ना ऐसा एक्शन दिखाऊंगा कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। अनन्या हंसते हुए बोली, विक्की ये साउथ की फिल्म है क्या जो तू एक गांव में आकर गांव वालों को एक्शन दिखाएगा और गांव वाले कुछ नहीं बोलेंगे? विक्की नींद में बोला, ये लोग मुझे जानते नहीं है, मैं बचपन में ब्लैक बेल्ट रह चुका हूँ कराटे में, और जब मैं मारता हूँ तो गिनता नहीं हूँ, और वैसे मारता कम हूँ घसीटता ज्यादा हूँ। ये सुनते ही ध्रुव की हंसी कंट्रोल नहीं हुई और वो जोर से हंसते हुए विक्की के ऊपर ही गिर गया, जिससे विक्की की नींद खुल गई। अनन्या भी जोर से हंसने लगी। विक्की ने देखा ये दोनों हंसने में लगे हुए थे, उसे कुछ समझ नहीं आया चल क्या रहा है। वो हैरानी से बोला, यार क्या है, रात में तुम लोग कर क्या रहे हो?
सोने दो यार प्लीज। दोनों चुप हो गए और ध्रुव बोला, अरे हाँ यार सॉरी, मैंने ब्लैक बेल्ट को जगा दिया। भाई सो जा, हम भी बस सोने जा रहे हैं। कहते हुए ध्रुव वहीं लेट गया और अनन्या अपने कमरे में चली गई। इधर पुजारी जी के कुएं के पास से जाने के कुछ देर बाद ही वहां पुलिस की जीप आकर खड़ी हुई। इंस्पेक्टर विवेक ने जीप की हेडलाइट की रोशनी बंद कर दी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि गलती से भी इतनी रोशनी की वजह से किसी का ध्यान इस तरफ आकर्षित हो और किसी को पता चले कि वो लोग कुएं के पास आए हैं। जीप बंद होने के बाद अब झिंगुरों की आवाज सुनाई देने लगी थी। विवेक जीप से उतरा, लेकिन मक्का और मूर्ति दोनों बुद्ध की तरह जीप में बैठे रहे। इंस्पेक्टर विवेक जीप से उतरकर चारों तरफ देख रहा था। चारों तरफ अंधेरा फैला था। बीच बीच में कुत्तों की आवाजें आ जाती, जो इलाके को और डरावना बना रही थी। लेकिन इन सब से परे विवेक के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। वो बहादुरी के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी अचानक उसका ध्यान अपने हवलदारों के ऊपर गया, जो अब तक जीप में ही बैठे हुए थे। विवेक ने कड़क आवाज में कहा, तुम दोनों खुद उतरोगे या तुम्हें उतारने के लिए जेसीबी बुलवाना पड़ेगा? मक्का ने हकलाते हुए कहा, साहब मैं क्या कहता हूँ, अभी भी वक्त है, हम चलते हैं ना यहाँ से। देखिए तो कितना अंधेरा है यहाँ, और यहाँ का तो माहौल देखकर ही लग रहा है ये भूत प्रेतों का अड्डा होगा। मुझे नहीं लगता हमें यहाँ कुछ मिलेगा। अभी हम कल सुबह आएंगे, चलिए अभी चलते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर विवेक ने डांटते हुए कहा, तुम उतरकर मेरे साथ छानबीन करना पसंद करोगे या सस्पेंड होकर घर बैठना, फिर करते रहना अपनी नई नवेली घरवाली की खिदमत। इंस्पेक्टर विवेक की यह धमकी सुनकर मक्का से पहले मूर्ति जल्दी से जीप से उतरा और विवेक के साथ खड़ा होकर बोला, हाँ साहब चलिए छानबीन करते हैं, हमने कानून की वर्दी किसी भूत प्रेत से डरने के लिए थोड़ी पहनी है। इतना कहता मूर्ति तिरछी नजरों से मक्का की तरफ देखने लगा और मक्का मन ही मन भगवान का नाम लेते हुए उतरा और मरी आवाज में बोला, चलिए साहब। विवेक ने मक्का को घूरा और आगे बढ़ गया। विवेक अपने मोबाइल के टॉर्च की मदद से धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था और मक्का और मूर्ति उसके पीछे पीछे चल रहे थे। वे दोनों इस तरह चल रहे थे जैसे 1 इंच भी इधर उधर हो गए तो उन्हें भूत उठाकर ले जाएंगे। दोनों की डर से हालत खराब हो रही थी, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। आखिर कौन सस्पेंड होना चाहता? विवेक टॉर्च की मदद से उस रस्सी के पास कुएं के नजदीक आया और चारों तरफ गौर से देखने लगा। और फिर वो अपने ही लगाए रस्सी को पार करने ही वाला था कि पीछे से मक्का की कांपती हुई आवाज आई, रुक जाइए साहब, कुएं के नजदीक मत जाइए। लेकिन विवेक उसकी बातों को नजरअंदाज कर रस्सी पार कर कुएं के नजदीक गया और बड़े गौर से इर्द गिर्द देखने लगे। तभी उसकी नजर एक लाल पोटली पर पड़ी। विवेक उस पोटली को ध्यान से देखते हुए बड़बड़ाया, ये क्या है? मैंने तो मना किया था किसी को भी इस कुएं के करीब आने से, फिर कौन आया होगा यहाँ? इतना कहता हुआ उसने पोटली उठाया और उसमें देखा तो उस पोटली में कुछ लोहे की कीलें थी। विवेक हैरानी से बोला, ये कीलें? कोई इन कीलों को लेकर यहाँ क्यों आएगा? उसके बाद उसने उन कीलों को संभाल कर रख लिया और फिर आसपास देखने लगा। तभी उसका पैर फिसला और वो गिर गया। इंस्पेक्टर विवेक को गिरता देख मक्का और मूर्ति दोनों चिल्लाए, भूत भूत, साहब को भूत ने गिरा दिया। लेकिन विवेक गुस्से में डांटता हुआ बोला, चुप रहो बेवकूफो, मुझे किसी भूत ने नहीं गिराया, बल्कि मेरा पैर इस। इतना बोलते हुए विवेक की नजर उस चीज पर पड़ी जिस पर उसका पैर फिसला था और वो एक शीशी थी। विवेक ने उस शीशी को गौर से देखते हुए कहा, ये क्या चीज है? और फिर उस शीशी को ध्यान से देखते ही विवेक के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई और बोला, तो आप हैं जिसकी मुझे तलाश है? मक्का ने उस शीशी को ध्यान से देखते हुए कहा, ये क्या है साहब? विवेक उस शीशी को लाल पोटली के साथ मक्का को देता हुआ बोला, ये गंगा जल है। गंगा जल और यहाँ? मक्का और मूर्ति दोनों हैरान थे। विवेक उस कुएं की दीवार की तरफ इशारा करता हुआ बोला, सिर्फ गंगा जल ही नहीं, वो देखो कुएं की दीवार पर रोली लगी हुई है। और इन चीजों से किसका संबंध हो सकता है, बता सकते हो? मक्का ने कुछ सोचते हुए कहा, पुजारी जी। बहुत सही, विवेक ने मुस्कुरा कर कहा। उसके बाद विवेक ने एक बार फिर उस पूरे इलाके को खंगाला और कुछ सोचता हुआ बोला, ऐसा लगता है मुजरिम अभी यही था। अगर हम थोड़ी देर पहले आए होते तो हम उसे रंगे हाथों पकड़ सकते थे। पुजारी जी यहाँ थे, इसका यकीन होने के बाद मक्का और मूर्ति का डर कुछ कम हुआ था और मक्का ने सवालिया लहजे में पूछा, लेकिन साहब इन सब से ये कैसे पक्का होगा कि मुजरिम पुजारी जी हैं? हो सकता है वो किसी पूजा पाठ के लिए यहाँ आए हो। हाँ सही कहा, वो इतनी रात को माता का जगराता करने आए थे यहाँ, या फिर सत्यनारायण की कथा। कहने के बाद इंस्पेक्टर विवेक मुस्कुराते हुए आगे बोला, मक्का अगर तुम ही सब समझ जाओगे तो तुम इंस्पेक्टर होते, हवलदार नहीं, समझे? पुजारी जी जितने भोले बनते हैं उतने हैं नहीं। वो भोले भाले गांव वालों को चकमा देकर पूजा पाठ के बहाने यहाँ अपने गुनाहों के सबूत मिटाने आए होंगे, क्योंकि ऐसे तो कोई उन्हें इस तरफ आने नहीं देता। और मुझे तो लगता है ये बंजारन और भूत प्रेत की अफवाह भी उन्होंने फैला रखी है। लेकिन हमें जो पेन ड्राइव मिला उसका क्या? ये सवाल मूर्ति ने कुछ सोचते हुए पूछा, जिस पर विवेक ने कहा, वो सब जानबूझकर प्लान किया होगा उन्होंने, ताकि पुलिस का ध्यान उन पर ना जाए और पुलिस उसे ढूंढने में अपना समय बर्बाद करे जो पेन ड्राइव इस्तेमाल करता होगा। और अब तक तो वो अपने प्लान में कामयाब भी थे, लेकिन गुनाह ज्यादा दिन छुपता नहीं है। और देखो आज क्या इत्तेफाक हुआ, हम भी आज यहाँ आए हैं और वो भी आज ही यहाँ आकर गए और अपने खिलाफ सबूत भी छोड़ते हुए गए। तो अब हम क्या करें? हम सीधा तो पुजारी जी को नहीं पकड़ सकते ना, क्योंकि गांव वाले उन्हें बहुत मानते हैं। मक्का की ये बात बिल्कुल ठीक थी, इसलिए विवेक ने प्लान करते हुए कहा, हम उन्हें सीधा नहीं पकड़ेंगे, बल्कि पहले उनके मुंह से ये सच निकलवाना होगा कि वो कुएं पर थे या नहीं, और थे तो क्यों, और इसी क्यों के जवाब में उसकी कहानी उलझ जाएगी। विवेक की इस बात से मक्का और मूर्ति दोनों सहमत थे और विवेक पुजारी जी से मिलने मंदिर जाने की प्लानिंग कर रहा था और उन्हें लाल पोटली और गंगा जल की बोतल देते हुए बोला, चलो चलकर पुजारी जी से मिला जाए।